देखो इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए बी, वी हैव अ रिएक्टेंट ए बी, और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सी से। तो सी ने यहाँ पे आकर के बी को हटा दिया, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी हो जाएगा अलग। तो रिएक्टेंट क्या था, ए बी, और एक रिएक्टेंट सी, सी ने आके यहाँ से बी को हटा दिया, खुद उसकी जगह ले ली, क्या बन गया, ए सी प्लस बी, ठीक है। अब ये रिएक्शन जब भी हम किसी वेसल में ये रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि मान लो ये रिएक्शन चल रही है इधर, सपोज करो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ए बी और सी, और दोनों को लेकर के हमने हीट करना शुरू करा, और हीट करेंगे तो क्या होगा, सी आके बी को हटा देगा, क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी। तो होगा क्या कि जब हम इसको हीट देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही ये आपस में टकराना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, तभी तो रिएक्शन होगी और तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक। तो इसको आप लोग ऐसे समझो कि मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं थोड़ा डिटेल में। जैसे कि मान लो आपके पास क्या था, ए बी और सी, आपने इनको हीट दिया, हीट देती क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही इनके कॉलिजन शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, आपस में टकराना शुरू हो जाएगा। और जब ये टकराएंगे तो इनके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, अभी बॉन्ड किस किस के बीच में, ए बी के बीच में, वो तो टूटने शुरू हो जाएंगे और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि ए से बी का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूट रहा है, और ए और सी के बीच में, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो तो धीरे धीरे टूट रहा है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है वो दे हैव स्टार्टेड ब्रेकिंग, और नया बॉन्ड ए और सी के बीच में बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, जो पुराना बॉन्ड है वो टूट रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग, और नया जो बॉन्ड है वो बन रहा है। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हीट दी जाती है, दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, और क्या होता है उसके बाद जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है दे आर कंप्लीटली ब्रोकन, वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, और जो नए बॉन्ड हैं वो कंप्लीटली बन जाते हैं। और जैसे ये कंप्लीटली टूट जाएगा, बी अलग चला जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, ए सी हमारा बन जाएगा। तो ये जो हमें एक शॉर्ट लिविंग कॉम्प्लेक्स हमको मिला है, दिस इज अ शॉर्ट लिविंग कॉम्प्लेक्स, बहुत कम समय के लिए ये स्टेट आती है, ये जो कंडीशन है ये बहुत छोटे समय के लिए शॉर्ट लिविंग कॉम्प्लेक्स है। इसी शॉर्ट लिविंग कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो फाइनली हमें क्या दे देता है, प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहे हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में, हम लोग लिखेंगे कि व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर गिवन हीट, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, दे स्टार्ट कोलाइडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जिस्टिंग बॉन्ड बिटवीन देम स्टार्ट ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग, और थोड़ी देर के लिए अ शॉर्ट लिविंग कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, जो पुराने बॉन्ड है वो कंप्लीटली टूट जाएंगे, नए बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएंगे, और फाइनली वी विल गेट प्रोडक्ट। और इसी शॉर्ट लिविंग कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रख दिया है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, विच अल्टीमेटली गिव्स अस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है इसमें। तो हेडिंग डालने के बाद, ठीक है, थोड़ा लिखो, मैं बोलता हूं जरा, लिखिए जरा, ये लिखो, व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स absorb some energy, they collide with each other, fast लिखें, they collide with each other, so existing bond between reacting molecules start breaking and new bond existing bond between reacting molecules start breaking, fast लिखें,
start breaking and new bonds start forming, and new bonds start forming, as a result of which a short living complex is formed, which is called activated complex. A short living complex is formed, which is called activated complex. नेक्स्ट लाइन से लिखें, दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये अनस्टेबल है, ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में नहीं रह पाएगा, ये तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही दे देगा हमको। तो क्या लिखा, दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इनटू फाइनल प्रोडक्ट, आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अब चाहें तो ये रिएक्शन नोट कर लें समझने के लिए, और नहीं तो आपकी मर्जी है। योर न्यू हेडिंग इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। देखो होता क्या है, जैसे कि अगर आप इसको ऐसे समझें, जैसे N2 प्लस 3H2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2NH3 अमोनिया। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अगर आपको अमोनिया बनानी हो तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों का रिएक्शन कराओ, अमोनिया बन जाएगा। तो अगर हम इफ वी कैरी आउट दिस रिएक्शन विदाउट एनी कैटलिस्ट, देन व्हाट हैपेंस, द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज आइदर वेरी स्लो और द रिएक्शन डज नॉट स्टार्ट एट ऑल। समझ रहे हो हम, अगर बिना किसी कैटलिस्ट के आप ये रिएक्शन कराओगे तो या तो रिएक्शन का रेट बहुत ही कम होता है, और कई बार तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होती। तो अगर इस रिएक्शन में हम क्या प्रोवाइड कर दें, Fe, आयरन का पाउडर की फॉर्म में यहाँ पर रख दें, तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स वेरी फास्ट। अब क्योंकि Fe की प्रेजेंस में इस रिएक्शन का रेट बढ़ गया, लेकिन Fe खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद Fe जैसा हमने लिया था, जितना हमने लिया था उतना का उतना बाद में हमको ऐसे ही मिल जाएगा उसी कंडीशन में। तो जब कोई एक ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, उसमें खुद में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा लिया था जिस नेचर में लिया था वैसा ही लास्ट में मिल जाएगा, खर्च भी नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या है, एनी सब्सटेंस विच कैन increase the rate of reaction without undergoing any chemical change is called catalyst। लिखें जरा इसका डेफिनेशन लिखें, a substance which can increase the rate of any reaction, which can increase the rate of any reaction without undergoing any chemical change, is called catalyst, ठीक। एक बात का और ध्यान रखना कि अब जैसे Fe is acting as a catalyst in this reaction, तो अब ऐसा नहीं है कि Fe जो है वो Fe will act as catalyst in all the reactions, नहीं, हर एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट अलग होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा कैटलिस्ट के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो लिखें जरा प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। हाँ भाई, तो सबसे पहले लिखें कैटलिस्ट डज नॉट चेंज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी पढ़ा होगा, तो किसी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी जो है सो है, कैटलिस्ट के आने से वो गिब्स एनर्जी नहीं चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कैटलिस्ट कैटालाइजेज spontaneous reaction only, spontaneous reactions
only. It does not catalyze non-spontaneous reactions. देखो यू मे हैव स्टडीड कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दो तरह की होती हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। तो कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, लेकिन कब बढ़ाएगा? जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इफ रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस देन कैटलिस्ट विल नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट लिखें, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट कर लो, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट के। तो अगर किसी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू है सो है, कैटलिस्ट के आने से वो चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है ना। तो 3 पॉइंट हमने करा दिए। कैटलिस्ट ना तो गिब्स एनर्जी चेंज करेगा रिएक्शन का, कैटलिस्ट सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में काम करेगा, और कैटलिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस में कोई काम नहीं करेगा, है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का रेट वो नहीं बढ़ाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज रेट कांस्टेंट के, वो रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू नहीं चेंज करेगा। ठीक है, आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज हीट evolved और absorbed ड्यूरिंग रिएक्शन। किसी रिएक्शन में जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है या जितनी हीट रिलीज होती है वो उतनी ही होगी, कैटलिस्ट के आने से वो चेंज नहीं हो जाता है। बात समझ में आ रहे हैं? कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन में जितनी हीट एब्जॉर्ब या लूज हो रही है, रिलीज हो रही है, उतनी ही कैटलिस्ट के साथ भी एब्जॉर्ब और रिलीज होगी। समझ में आ रहे हैं? एक लास्ट पॉइंट और लिखें नंबर 5, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये आपने पढ़ा होगा 11th में भी, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अर्लियर। मान लो किसी रिएक्शन में 10 मिनट में इक्विलिब्रियम आना था, पता चला कैटलिस्ट हमने डाल दिया तो इक्विलिब्रियम 5 मिनट में ही आ गए। ठीक है, तो अगर कैटलिस्ट होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जल्दी आ जाता है। ठीक है। अब कई बार क्या ऐसा हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में असर्शन रीजन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैटलिस्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैटलिस्ट। तो आपको 4 स्टेटमेंट दे दे, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप देम इन योर माइंड। एक और पॉइंट आपको बताते हैं कैटलिस्ट के बारे में, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। तो कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए। 6 पॉइंट और ले रहे हैं, लास्ट पॉइंट है। देखो इसको जरा इधर समझ लो पहले। जैसे इधर मैं बात कर रहा हूं प्रोग्रेस, इधर आपकी रिएक्शन हो रही है, और इधर क्या है, दिस इज एनर्जी। ठीक, इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो यहां हमारा रिएक्टेंट है और दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट का एनर्जी अभी कितना है, इतना, और उसे प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, यहां से बढ़कर के इतना होना चाहिए, तब जाके वो किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कायदे में इसकी एनर्जी हमें बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जब इतना पहुंच जाएगा तब जाके ये किसमें चेंज होगा, देन इट विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट। ठीक, तो इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए वो कितनी है, वो इतनी है। इतना एक्टिवेशन एनर्जी आपको बाहर से देना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा होता है, रिएक्टेंट को जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है जिससे उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, और वो किसमें चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में। तो जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्टेंट को, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर रिएक्टेंट था, इतना थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो इसको बाहर से एनर्जी हम देंगे, तब जाके इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, और जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में।
ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंट आ जाए, सॉरी यहाँ पे आ जाए कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? देखो अभी रास्ता क्या है, रिएक्टेंट को ऐसे एनर्जी बढ़ते हुए जाना है तब प्रोडक्ट में चेंज होगा। ऐसा माना जाता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथवे। भाई वैसे प्रोडक्ट में चेंज होने का रास्ता क्या था, ये वाला ऊपर वाला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथवे फॉर द रिएक्टेंट टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट। अब ये जो रास्ता है इसमें आप देखो अभी तो क्या करना पड़ रहा है, रिएक्टेंट को इतना एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा अपना, तब जाके प्रोडक्ट में चेंज होगा। लेकिन अगर कैटलिस्ट आ गया तो फिर रिएक्टेंट को सिर्फ कितना एनर्जी बढ़ाना है, यहाँ तक बढ़ाना है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी बढ़ जाए तो ही वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और अब जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो सिर्फ कितनी है, इतनी। तो बाहर से जो एनर्जी सप्लाई करनी थी पहले इतना सप्लाई करना पड़ रहा था, अब इतना सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कुछ साल पहले, वो ये कह रहा था हाउ डज कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा कैसे देता है? तो उसका आंसर ये है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथवे फॉर द रिएक्टेंट। कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट को एक दूसरा रास्ता दे देता है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, और ये रास्ता कैसा है, कम एनर्जी वाला रास्ता है, जिससे क्या होगा कि जिन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थोड़ा कम भी होगा वो भी फटाफट से किसमें चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, और इससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और ये जो रेड वाला है यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अभी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथवे, लिख लो ऑल्टरनेट pathway for reactants to change into product, by decreasing their activation energy, due to which rate of reaction becomes faster, rate of reaction becomes faster। अब क्योंकि ये पॉइंट जो है एग्जाम में आ चुका है इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम इस पे देना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अच्छा ये भी केवल एक बिलीफ है, इसमें आप चाहें तो एक काम और करना, यहां पे कैटलिस्ट से पहले लिख देना इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट। कैटलिस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथवे दे देता है किसको, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। और इसी से क्या होगा, जिन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी इतना नहीं इतना भी होगा वो भी किसमें चेंज हो जाएंगे जल्दी से, प्रोडक्ट में, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, ये तो क्वेश्चन आ सकता है, नोट करो इसको।